हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को रमज़ान ईद मुबारक। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीएसएस सिलेक्टर्स ख़त्म करने के बाद इस वीडियो में हम लोग सीएसएस कलर्स के बारे में देखेंगे कि किस तरह से सीएसएस के कलर्स की मदद के से हम हमारे पेज में इफेक्ट्स डाल सकते हैं अलग अलग कलर्स के, वो देखेंगे। तो कलर्स में सीएसएस के काफ़ी टाइप है जिसकी मदद से हम कलर्स दे सकते हैं। तो पहला है कलर नेम, फिर कलर शेड नेम। चलिए एक एक करके देखते हैं, ये सारे टाइप्स है, एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले कलर नेम, हम सीधा कलर नेम दे सकते हैं यूजिंग रेड, ग्रीन, ब्लू, ऐसे अलग अलग डायरेक्ट कलर नेम लिख के दे सकते हैं। तो ये समझने के लिए चलते हैं हमारे वीएस कोड में। वीएस कोड में जाने के बाद मैं कहाँ जाता हूँ, सीएसएस में जाता हूँ और यहाँ पे नई फाइल बनाता हूँ एक कलर्स करके, 06.colors.html करके। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नई फाइल बना ली। यहाँ पे मैं बॉडी में कुछ कंटेंट लिखता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, पिछले वीडियो का ही बॉडी का कंटेंट कॉपी करता हूँ, टाइम बचाता हूँ आपका। तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया। अभी यहाँ पे इस कंटेंट को ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ और मुझे इस कंटेंट को कुछ बैकग्राउंड कलर देना है, तो मैं सीधा बैकग्राउंड कलर यहाँ से दे सकता हूँ। यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे हम, बॉडी हेड सेक्शन में। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पे मैं कुछ कलर लिखता हूँ। कलर अगर आपको टेक्स्ट को देना है कलर, तो आप कलर लिखिए सीधा कलर रेड। ओ सॉरी सॉरी, मुझे बॉडी में देना है, तो मैं बॉडी करूँगा, बॉडी को करली ब्रेसेस में दूंगा और फिर यहाँ पे कलर लिखूंगा। यहाँ पे कलर लिखता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे कलर टेक्स्ट को रेड आ गया, लेकिन मुझे बैकग्राउंड को देना है, तो मैं सीधा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिख के रेड दे सकता हूँ। तो इस तरह से हम डायरेक्ट कलर लिख के भी दे सकते हैं। अगला मेथड है, हम कलर शेड नेम की मदद से भी दे सकते हैं। तो कलर शेड नेम में मतलब जैसे लाइट रेड, डार्क ग्रीन, ये सब क्या है, कलर के शेड नेम है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की जगह मुझे कलर शेड नेम देना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा दूंगा यहाँ पे क्या, बैकग्राउंड कलर रेड की जगह मुझे अगर लाइट ग्रीन देना है, तो मैं डायरेक्ट कलर शेड नेम की मदद से दे सकता हूँ। तो यहाँ पे लाइट ग्रीन दिया, तो ये हमारा कंटेंट लाइट ग्रीन हो गया। फिर तीसरा मेथड है हमारा हेक्साडेसिमल मेथड। हेक्साडेसिमल मेथड में वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होते होते 9 के बाद 10 नहीं आता, ए बी सी डी ई एफ तक जाता है। तो एफ जो है ब्राइटेस्ट है वैल्यू, और जीरो यानी डार्क, जीरो यानी ब्लैक, और एफ यानी व्हाइट। तो इसको हमें अगर हमारे कलर में देना है, तो हम यूज़ करेंगे हैशटैग, और हैशटैग के बाद ये या तो हम 3 डिजिट की मदद से दे सकते हैं या 6 डिजिट की मदद से। मतलब क्या, ये 3 डिजिट किसको रिजेंबल करता है, पहला लेटर रिजेंबल करता है रेड कलर को, दूसरा ग्रीन कलर को, और तीसरा ब्लू कलर को, जिसको हम आरजीबी भी कहते हैं। रेड और ग्रीन और ब्लू की यूज़ किया क्योंकि इन कलर के कॉम्बिनेशन की मदद से लगभग हम हर कलर कवर कर लेते हैं। ये 3 डिजिट की मदद से हम दे सकते हैं। मान लो मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में, मैं इसको भी कमेंट करता हूँ मैं, ताकि आपको आइडिया रहे बाद में। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइट ग्रीन हटा देता हूँ और मुझे कुछ रेड, ग्रीन, ब्लू देना है। तो मैं क्या करूँगा, हैशटैग यूज़ करूँगा आरजीबी। तो पहला रेड ज़ीरो देना है, ग्रीन ज़ीरो, और ब्लू मुझे ब्लू देना है यानी ब्राइट देना है, तो एफ यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे देखिए ब्लू हो गया। अभी एफ की जगह, ये तो हमारे पास 3 है, एफ की जगह मैं अगर ए लिखता हूँ यानी लाइट ब्लू, ब्लू से थोड़ा सा ये डार्क हो गया। फिर इसको अगर 5 लिखता हूँ तो ये और थोड़ा डार्क हो गया ब्लू। इस तरह से हम दे सकते हैं। अगर हम 6 डिजिट यूज़ करते हैं तो हमारे पास और कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रेड को क्या करता है, रेड या फिर रेड को 00 रखता हूँ, ग्रीन को एफ एफ यानी एकदम ब्राइट, और ब्लू को 00। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ग्रीन आ गया, ये ब्राइट आ गया। इसको मुझे और शेड्स डालने, तो एफ ए डालूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा ग्रीन कलर माइन्यूट चेंज हुआ है, लगेगा नहीं आपको। यहाँ पे मैं कुछ 5 देता हूँ तो थोड़ा डार्क ग्रीन होगा। इस तरह से हम हेक्साडेसिमल कोड की मदद से भी दे सकते हैं। अगला मेथड है आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू। इसको हम डायरेक्ट बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आरजीबी लिख के ब्रैकेट में उनकी वैल्यूज लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज होती है, 0 से 255, 255 राइट और 0 डार्क। तो यहाँ पे मैं अगर आरजीबी देता हूँ, इसको भी कमेंट आउट करके, एक मिनट, यहाँ पे मैं अगर आरजीबी देता हूँ, तो यहाँ पे आरजीबी हम कैसे देंगे, सीधा नहीं लिखेंगे, पहले आरजीबी लिखेंगे, फिर राउंड ब्रैकेट में हम उनकी वैल्यूज देंगे। जैसे रेड देना है 0, फिर कॉमा, ग्रीन देना है कुछ 255 जो हाईएस्ट वैल्यू, और 0। तो यहाँ पे देखिए अभी ये ग्रीन कलर का हो गया। इसमें हम 255 की जगह में कुछ 100 देता हूँ, तो ये थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो इस तरह से हम आरजीबी की मेथड से भी दे सकते हैं। अभी इसमें अगर आपको कुछ ओपेसिटी चाहिए, मतलब कुछ इसमें थोड़ा ट्रांसपेरेंसी, पहले मैं इसको, हाँ, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इधर गए, हम इसमें आरजीबी ये मेथड यूज़ करेंगे। एक ये मतलब क्या, अल्फा, अल्फा मतलब वो कलर को हमें कितना ट्रांसपेरेंट रखना है, वो अल्फा वैल्यू डिसाइड करता है, जिसकी रेंज है 0 से 1। तो हम चलते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में, मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे मान लो इसको मैं कमेंट ही कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ सबको पहले।
और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ टैब की मदद से। अभी मैं यहाँ पे RGB नहीं लिखूंगा, RGBA लिखूंगा, ए यानी अल्फा। इसको ग्रीन को मैं 255 रखता हूँ। अगर 000 लिखोगे तो यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर दिखेगा, लेकिन 255 255 255 लिखोगे, 255 255 और 255 लिखोगे तो ये वाइट कलर का हो जाएगा। तो चलिए वाइट कलर में मैं कुछ ट्रांसपेरेंसी कम करता हूँ इसकी, तो 0.5 लिखता हूँ। तो अभी ये वाइट ही है तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं काम करता हूँ, ग्रीन कलर देता हूँ इसको, ग्रीन थोड़ा ठीक लगता है। 0255, 0। अभी देखिए यहाँ पे मैं पहले इस अल्फा की वैल्यू को हटा देता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कलर है, मुझे इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा वन वन वैल्यू देते हैं तो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, एकदम ब्राइट हो गया। लेकिन जब मैं 0 देता हूँ तो पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया, ये देखिए पूरा मतलब वाइट कलर ही बना दे। 0.1 देता हूँ तो ये थोड़ा सा दिख रहा है हल्का सा। 0.2 मतलब ये थोड़ा और दिख रहा है। 0.5 मतलब थोड़ा ये बीच में है कहीं तो ट्रांसपेरेंसी के। 0.8 मतलब ऐसे दे सकते हैं। तो 0 मतलब क्या, पूरा ट्रांसपेरेंट कर दे रहा है वो। तो अभी इसके बाद क्या है, क्या था हमारा, एच एस एल यानी ह्यू, सैचुरेशन और लाइटिंग। ह्यू मतलब क्या, ह्यू मतलब एक एंगल है, कलर के लिए इन्होंने ह्यू का एंगल दिया है। जहाँ पे 0 क्या रिजेंबल करता है, रेड डिग्री, क्योंकि सर्कल हमारे 360 डिग्रीज का रहता है। तो 360 डिग्रीज का रहता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 डिग्री से। फिर 0 डिग्री से हम ग्रीन रिजेंब तो रेड जो रिजेंबल करेगा वो 0 डिग्री को रिजेंबल करेगा। उसके बाद आता है ग्रीन। ग्रीन कहाँ पे देता है, 120 डिग्री पे। और ब्लू जो देता है वो 240 डिग्री पे। आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा एंगल्स के बारे में। और 240 के बाद फिर से 360 डिग्री, क्या है 360 डिग्री और 0 डिग्री क्या ओवरलैप कर जाते हैं, तो फिर से ये रेड कलर आ जाता है। ये हो गया हमारा ह्यू। ह्यू के बाद आता है क्या, सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब ग्रे शेड। ग्रे शेड जो कलर में ग्रेइश कलर लाता है, शेड दिखाता है ग्रेइश, उसको हम सैचुरेशन देते हैं। तो यहाँ पे 0 यानी ग्रे रिजेंबल करता है, और 100% मतलब नो ग्रे, इसको हम परसेंट की मदद से देते हैं। और लाइटिंग में भी सेम है, ये डार्कनेस डिफाइन करता है 0 to 100%। तो ये कैसे लिखते हैं, इसके लिए ये हमारे पास सिंटैक्स है, बैकग्राउंड कलर HSL। मैं यही कॉपी करता हूँ 140 यहाँ से। अभी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे कहा गया, हाँ यहीं पे। तो इस लाइन को मैं कमेंट आउट करता हूँ, और मैं लिखता हूँ क्या, बैकग्राउंड कलर और क्या लिखा, HSL। ये 140 क्या है, ह्यू है हमारा, 30% सैचुरेशन है और 60% डार्कनेस है। अभी मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ कुछ 30%, ग्रेइश की जगह में अगर 100% रखूंगा, ये पूरा देखिए ग्रे। मैंने क्या बोला, 0 मतलब कंप्लीट ग्रे और 100 मतलब नो ग्रे। अभी मैं 0 लिखता हूँ इसको तो ये पूरा ग्रे कलर का हो जाएगा। 50% लिखता हूँ तो ये कुछ थोड़ा ग्रे थोड़ा ग्रीन कलर का। और यहाँ पे ये क्या है, डार्कनेस है, तो इसको इसको भी मैं 0 दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए पूरा ब्लैक कर दिया इसने। अगर मैं 100% रखता हूँ तो पूरा वाइट कर देगा। इसकी वैल्यू भी कहीं बीच में रखी 50% पे, तो ये थोड़ा ब्लैक थोड़ा वाइट रखेगा। तो इस तरह से हम HSL मदद से दे सकते हैं। अभी इसमें हमें अल्फा मतलब ओपेसिटी भी देना है, तो आप सीधा HSL ले करके यहाँ पे मैं ये लिखूंगा, और यहाँ पे कॉमा डाल के कुछ ओपेसिटी 0.5 0.6 डालता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी ओपेसिटी मतलब ये ट्रांसपेरेंसी दे दी। तो ये HSL था, ये एक मेथड थी। इसके बाद आता है ग्रेडियंट कलर्स। ग्रेडियंट कलर्स हम जब अप्लाई करते हैं तो हम सिर्फ बैकग्राउंड इमेज के साथ ही अप्लाई कर सकते हैं CSS में। तो कैसे करते हैं, ग्रेडियंट कलर में हम क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग कलर्स डाल सकते हैं। तो हम ग्रेडियंट कलर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट करके देता हूँ। बैकग्राउंड कलर देना है, सॉरी कलर नहीं, इमेज देने बैकग्राउंड, क्योंकि मैंने अभी बताया था हम बैकग्राउंड इमेज से ही दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज, और इमेज के अंदर मैं लिखता हूँ लीनियर ग्रेडियंट। और लीनियर ग्रेडियंट में मैं कुछ कलर देता हूँ, हम अलग अलग कॉम्बिनेशन दे सकते हैं कलर के। जैसे मैं कुछ रेड ऑरेंज और ग्रीन करके देता हूँ, रेड ऑरेंज कॉमा ग्रीन। तो चलिए ये कैसे दिखता है हम देखते हैं। ये देखिए ये क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है कलर। यहाँ पे मैं कुछ हाइट रखूंगा, ये कंटेंट के हिसाब से अभी दिखा रहा है। यहाँ पे मैं कुछ हाइट रखता हूँ, स्टार्टिंग में हाइट कर कुछ 600 पिक्सल रखता हूँ। तो अभी देखिए 600 पिक्सल दिखा रहा है।
तो इस तरह से मैंने क्या दिया, रेड ऑरेंज और ग्रीन। तो स्टार्टिंग में रेड आया, फिर ऑरेंज आया, फिर ग्रीन आया। तो इसमें आप बहुत सारे कलर दे सकते हैं। ग्रीन के बाद कुछ ब्लू दिया मैंने, ब्लू के बाद कुछ और क्या है, येलो, यहाँ पे कॉमा, येलो, येलो के बाद और क्या है, रेड ऑरेंज ग्रीन ब्लू येलो, और क्या कलर याद नहीं आ रहा मेरे को, वाइट करके देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे कलर यहाँ पे रेड ऑरेंज ग्रीन ब्लू येलो वाइट ऐसे करके ये ग्रेडियंट कलर अप्लाई होंगे। तो आप कितने भी, ऐसा लिमिटेड नहीं है कि एक कलर दो या दो कलर दो या मत दो, आप कितने भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज वाइट और ग्रीन हमारे झंडे का कलर है, मस्त दिखेगा। ऑरेंज वाइट और ग्रीन दिया तो ये देखिए ऐसे दिख रहा है हमारा लीनियर ग्रेडियंट। इसके बाद आप डायरेक्शन भी डिसाइड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन में आपको मान लो यहाँ से मैं थोड़ा और कलर ऐड करता हूँ, जैसे वाइट, यहाँ पे ब्लू लिखता हूँ। और डायरेक्शन मुझे मान लो यहाँ कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करना है बॉटम राइट से। तो मैं क्या लिखूंगा, स्टार्टिंग में डायरेक्शन लिखूंगा टू बॉटम राइट करके और फिर कॉमा देता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये बॉटम राइट से यहाँ। फिर इसके बाद अगर मुझे लेफ्ट में देना है तो मैं बॉटम लेफ्ट लिखता हूँ। तो यहाँ देखिए बॉटम लेफ्ट से ऐसे हो गया। ये कहाँ पे खत्म हो रहा है वो बता रहा है, ऑरेंज ब्लू और ग्रीन। यहाँ से ऑरेंज ब्लू और जहाँ बॉटम लेफ्ट दिया वहाँ पे खत्म हो रहा है। या फिर तो बॉटम की जगह वर्टिकली दिखाना है तो मैं बॉटम हटा दूंगा, लेफ्ट साइड में दिखाना है तो ये देखिए ऐसे। फिर लेफ्ट के बाद यहाँ पे मैं राइट लिखता हूँ। तो मैं जहाँ पे लिख रहा हूँ ये वहाँ पे खत्म कर दे रहा है। अगर राइट में लिखता हूँ तो राइट में खत्म हो रहा है, बॉटम राइट में लिखता हूँ तो वहाँ पे खत्म हो रहा है। इस तरह से आप लीनियर ग्रेडियंट के मदद से अलग अलग कलर दे सकते हैं। अभी रेडियल ग्रेडियंट और लीनियर ग्रेडियंट सेम ही है, लेकिन रेडियल ग्रेडियंट में क्या कर रहा है ये, यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, रेडियल ग्रेडियंट में ये सर्कल में दे रहा है। तो बैकग्राउंड इमेज डालता हूँ मैं, बैकग्राउंड इमेज, इमेज के अंदर क्या रेडियल ग्रेडियंट। और रेडियल ग्रेडियंट में कौन सा कलर लेता हूँ मैं, रेड, रेड ग्रीन और ब्लू ही लेता हूँ, रेड ग्रीन कॉमा ब्लू। ये मैंने कलर लिया, कहाँ गया, ये देखिए ये सर्कल में दे रहा है। इसको भी हाइट देते कुछ, हाइट HI 500 पिक्सल। तो ये ऐसे कुछ सर्कल में दे रहा है हमें रेडियल ग्रेडियंट। जहाँ पे जो पहला कलर है, जो मैंने पहला कलर दिया वो एकदम सेंटर में रहेगा, फिर उसके पीछे दूसरा कलर, फिर तीसरा कलर। इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी कलर दे सकते हो। तो ये था हमारा, जिस तरह से हम CSS कलर हमारे पेज में दे सकते हैं, अलग अलग टेक्निक्स। CSS कलर्स के बाद आता है CSS यूनिट्स। यूनिट जैसे अभी तक हम बस हर जगह पिक्सल यूज़ कर रहे थे या परसेंटेज यूज़ कर रहे थे, लेकिन इस यूनिट में भी दो टाइप्स है, एक एब्सोल्यूट यूनिट्स और एक रिलेटिव यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट्स कौन से यूनिट्स रहते हैं, जो अफेक्ट नहीं करते अदर एलिमेंट्स को। अफेक्ट नहीं करते मतलब क्या, मैं हेडिंग में, हेडिंग के लिए कुछ अलग यूनिट देता हूँ 500 पिक्सल, और उसके अंदर जो पैराग्राफ है उसको 200 पिक्सल देता हूँ, और बाद में कुछ चेंज भी किया तो हेडिंग चेंज किया तो पैराग्राफ नहीं चेंज होने वाला, और पैराग्राफ चेंज किया तो हेडिंग नहीं चेंज होने वाली। तो ये दिखाने के लिए चलिए मैं फिर से चलता हूँ VS कोड में। यहाँ पे मैं नई फाइल बनाता हूँ, किस नाम से, कहाँ गया, CSS में मैं नई फाइल बनाता हूँ 06 डैश, क्या था ये हमारा, हम यूनिट्स था। तो मैं 06 डैश यूनिट्स करके ही देता हूँ, कहाँ गए, इसको रीनेम करता हूँ 06 डैश यूनिट्स डॉट HTML। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं जाता हूँ HTML में। HTML में जाने के बाद मैं बॉडी में कुछ कंटेंट लिखता हूँ, जैसे CSS यूनिट्स करके, और इसके अंदर मैं कुछ हेडिंग देता हूँ कुछ, या फिर कंटेनर बनाता हूँ एक डिव करके, और डिव के अंदर मैं कुछ पैराग्राफ देता हूँ। पहले वेब टेक्नोलॉजीज लिखता हूँ डिव के अंदर, और वेब टेक्नोलॉजीज, और इसके नीचे कुछ पैराग्राफ लिखता हूँ। पैराग्राफ में क्या HTML और CSS लिखता हूँ, HTML और CSS ये मैंने लिखा। ठीक है, डिव को कुछ मैं ID देता हूँ कंटेनर करके, ID इक्वल्स टू कंटेनर। ठीक है, ये हमने बॉडी में लिखा। अभी मैं इसको इसको पहले हटा देता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, ये हमारा कंटेंट दिख रहा है ऐसे। अभी यूनिट्स में भी ये मैंने टाइप रह गए बताने। एब्सोल्यूट यूनिट्स में क्या क्या टाइप्स है, एक पिक्सल है, सेंटीमीटर है, इंच है, पॉइंट है, मिलीमीटर है, ये सब टाइप्स है। पिकास करके भी है एक, PI करके। तो ये सब यूनिट्स के टाइप है। तो पर मोस्टली हम क्या करते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, पिक्सल में ही देते हैं। अगर हम इंच या सेंटीमीटर में भी देते हैं वैल्यूज, तो वो क्या करता है इंटरनली पिक्सल में कन्वर्ट करके ही रिजल्ट देता है। तो एक इंच मतलब कितना, 2.54 सेंटीमीटर रहता है, जिसकी वैल्यू रहती है 96 पिक्सल। तो एक इंच यानी 96 पिक्सल। तो एक सेंटीमीटर, इसको डिवाइड करेंगे 96 बाई 2.54, तो इतना कुछ आता है एक सेंटीमीटर, इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 38 पिक्सल। हम वैल्यूज परसेंट में भी दे सकते हैं,
परसेंट में देने पे क्या फ़ायदा होता है कि ये कंटेंट जो है हमारा फ्लूइड रहता है, मतलब वो एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू डिवाइस। तो चलिए अब यहाँ चलता हूँ मैं वीएस कोड में, और यहाँ पे मैं कुछ स्टाइल में क्या करता हूँ, पहले स्टाइल में बॉडी को, बॉडी नहीं, क्या है हमारा कंटेनर आईडी, तो हैशटैग कंटेनर को मैं कुछ साइज देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी फॉन्ट साइज क्या लिखता हूँ, फॉन्ट साइज लिखता हूँ कुछ 30 पिक्सल करके लिखता हूँ। आ गया हमारा कंटेनर, ये 30 पिक्सल। अभी मैं यहाँ पे पैराग्राफ को भी कुछ साइज देता हूँ 15 पिक्सल करके। तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ लिखता हूँ, पैराग्राफ को क्या चाहिए मुझे, 15 पिक्सल देना है, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंटेनर के अंदर जो वेब टेक्नोलॉजीज है ये 30 पिक्सल की हो गई, और फॉन्ट साइज पैराग्राफ को मैंने 15 पिक्सल दिया। अभी जब मैं 30 पिक्सल को मैं 40 पिक्सल करता हूँ तो इससे बस यही चेंज हो रहा है, ये HTML CSS का कुछ साइज पे इफेक्ट नहीं कर रहा है। 40 की जगह मैं 60 भी लिखता हूँ तो भी यही बड़ा हो रहा है, इससे कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा। तो ये रहती है हमारी एब्सोल्यूट यूनिट्स, मतलब एक चेंज किया तो दूसरा चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन रिलेटिव यूनिट्स क्या होते हैं, ये अफेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन पेरेंट एलिमेंट। इसमें दो टाइप है, एक EM और एक REM। EM मतलब इक्वल टू पेरेंट एलिमेंट, और REM मतलब इक्वल टू रूट एलिमेंट। जैसे मान लो यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज 30 ही रखता हूँ। हमारे ये जो पेरेंट एलिमेंट, ये div जो है पेरेंट एलिमेंट है, और उसके अंदर ये पैराग्राफ क्या है, चाइल्ड एलिमेंट है। तो मैं फिलहाल इसको क्या करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ये कौन सा हमारा एब्सोल्यूट यूनिट है। तो मैं इसको एब्सोल्यूट यूनिट लिख के, एब्सोल्यूट यूनिट लिख के कमेंट आउट कर देता हूँ। फिर इसके बाद आता है रिलेटिव यूनिट, यहाँ पे मैं रिलेटिव यूनिट लिखता हूँ, रिलेटिव यूनिट, इसको भी कमेंट आउट। ठीक है, इसके बाद रिलेटिव यूनिट में हम कैसे लिखेंगे, पहले मैं क्या लिखता हूँ, हैशटैग कंटेनर, कंटेनर को मुझे साइज देनी है। तो कंटेनर को मैं फॉन्ट साइज देता हूँ वही 30 पिक्सल ही देता हूँ, 30 पिक्सल। और कंटेनर के बाद में कंटेनर के अंदर भी है, तो हैशटैग कंटेनर के अंदर पैराग्राफ है, स्पेस पैराग्राफ। अभी मैं इसको पिक्सल में नहीं डिफाइन करूंगा, इन पैराग्राफ के कंटेंट को मैं इसको किस में डिफाइन करूंगा, EM यानी पेरेंट एलिमेंट के इसमें। यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज 1 EM लिखा। तो ये देखिए जो हमारा कंटेंट का साइज है वही इसका दिख रहा है, 1 EM मतलब पेरेंट साइज के 100%, 1 EM मतलब 100%। अगर 1.5 EM मतलब 150%, मतलब 1.5 गुना ज़्यादा पेरेंट से। यहाँ पे देख पेरेंट 30 पिक्सल है, तो 1.5 के हिसाब से इनकी साइज़ क्या होगी, 45 पिक्सल। अगर मुझे आधी चाहिए साइज़ तो मैं क्या करूँगा, 0.5 EM। यहाँ देखिए 0.5 EM। अभी यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ 30 पिक्सल का 100 पिक्सल लिखता हूँ, तो उसके रिलेटेड ये कंटेंट का साइज़ भी चेंज हो रहा है। तो ये मतलब है हमारा 1 EM का। और रूट एलिमेंट मतलब क्या है, हमने वो रूट देखा था सिलेक्टर्स में। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, रूट देता हूँ, कॉलन रूट, रूट की कुछ साइज़ देता हूँ। यहाँ पे मैं कॉलन रूट देता हूँ, रूट यानी पूरे बॉडी को जो अप्लाई करता है हमारा। तो रूट इसकी मैं फॉन्ट साइज देता हूँ क्या, फॉन्ट साइज देता हूँ 20 पिक्सल देता हूँ, 20 छोटा हो जाएगा, 40 पिक्सल देता हूँ। तो 40 पिक्सल देता हूँ। अभी यहाँ पे ये फॉन्ट साइज किसके रिस्पेक्टिव चेंज हो रही है, पेरेंट एलिमेंट के। लेकिन यहाँ पे EM की जगह मैं REM लिखता हूँ, तो अभी ये देखिए फॉन्ट साइज हमारी आ गई इस रूट एलिमेंट के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे 40 की जगह 200 पिक्सल लिखता हूँ तो फॉन्ट साइज भी ये 200 पिक्सल हो गई, और HTML CSS 100 पिक्सल हो गया। यहाँ पे 200 बहुत ज़्यादा हो गया, मैं 80 पिक्सल लिखता हूँ, तो ये 80 पिक्सल हो गया, और ये 40 पिक्सल हो गया। तो ये था हमारा CSS यूनिट्स। इसके बाद आता है CSS इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस मतलब क्या है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्सटेंसिबिलिटी। मतलब सारे जो कई CSS इफेक्ट्स क्या ऑटो इम्प्लीमेंट होते हैं। ऑटो इम्प्लीमेंट मतलब कभी कभार हमको इफेक्ट लगाने भी नहीं होते, लेकिन वो अपने आप ही इफेक्ट लग जाते हैं। कैसे लगते हैं वो देखते हैं। पहले ये 3 टेक्निक्स देख लो कि हम इनहेरिटेंस कैसे कंट्रोल करते हैं, यूजिंग द इन 3 वैल्यूज की मदद से, एक इनहेरिट, एक इनिशियल, और तीसरा अनसेट। तो चलिए चलते हैं VS कोड में, और यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ इनहेरिटेंस करके। यहाँ पे मैं गया CSS में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 06 डैश इनहेरिटेंस डॉट HTML। ये मैंने इनहेरिटेंस के लिए नई फाइल बनाई। अभी ठीक है, मैं बॉडी में जाके कुछ कंटेंट लिखता हूँ, जैसे यही कॉपी कॉपी लिख ही लेता हूँ, 2-3 लाइन का ही है। डिव के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, एक हेडिंग देता हूँ CSS करके, और हेडिंग के बाद मैं पैराग्राफ लेता हूँ क्या, वेलकम टू CSS करके, वेलकम टू CSS। इसको मैं कुछ इस डिव को कुछ आईडी देता हूँ, कंटेनर करके, आईडी इक्वल्स टू कंटेनर, और इस आईडी को कुछ इफेक्ट्स डालता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टाइल लिखता हूँ, ये हटा देता हूँ, स्टाइल लिखता हूँ। स्टाइल के अंदर मुझे आईडी को इफेक्ट्स डालने, तो मैं कंटेनर डालता हूँ इफेक्ट, कंटेनर के अंदर मैं क्या डालता हूँ,
बॉर्डर देता हूँ कुछ, बॉर्डर कुछ 5 पिक्सल सॉलिड रेड करके बॉर्डर देता हूँ। और बॉर्डर के बाद में कुछ इसको पैडिंग देता हूँ, पैडिंग कुछ 20 पिक्सल देता हूँ और कुछ कलर देता हूँ इसका रेड करके, कलर रेड देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉलिड की जगह मैं डबल देता हूँ बॉर्डर। तो ये डबल बॉर्डर है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कंटेनर में किसको आईडी, कंटेनर में इफेक्ट्स क्या क्या दिए, बॉर्डर होनी चाहिए ये, कलर होना चाहिए रेड और पैडिंग होनी चाहिए 20 पिक्सल। यहाँ पे देखिए कलर तो हमारा रेड लग गया कंटेनर के अंदर जो CSS और ये पैराग्राफ का कंटेंट है, यहाँ पे कलर तो अप्लाई हो गया लेकिन बॉर्डर और पैडिंग अप्लाई नहीं हुई। ये क्या भेदभाव है भाई कि तुम कलर लगा रहे हो लेकिन बॉर्डर नहीं लगा रहे ना पैडिंग लगा रहे, तो बॉर्डर और पैडिंग बुरा मान जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। इनहेरिटेंस मतलब तुमने जो बॉर्डर में दिया है वो तुम इनहेरिट करो क्वालिटी और मेरे H1 या पैराग्राफ को भी लगाओ। तो कैसे करेंगे, मान लो मुझे H1 को इफेक्ट्स लगाने हैं तो मैं H1 लिखूंगा। H1 के अंदर में मुझे बॉर्डर की वैल्यूज इनहेरिट करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या 3 वैल्यूज देखी थी, आ गया हमने यहाँ पे 3 ये हटा देता हूँ, अभी ज़रूरत तो है नहीं। हमने 3 वैल्यू देखी थी, एक इनहेरिट, एक इनिशियल और तीसरा अनसेट। तो अगर मुझे बॉर्डर की वैल्यूज इनहेरिट करनी है तो मैं क्या लिखूंगा, इनहेरिट। इनहेरिट लिखने पे क्या कर रहा है ये हेडिंग में, ये देखिए अभी बॉर्डर की वैल्यूज ये CSS को भी अप्लाई हो रही है, मतलब इसको भी डबल बॉर्डर लग रहा है। अभी मुझे ये पैडिंग भी अप्लाई करना है, यहाँ पे पैडिंग कुछ गैप नहीं है कंटेंट के बीच में। तो मैं लिखने के डिफाइन करने के बजाय क्या करूँगा, सीधा इनहेरिट करूँगा, पैडिंग इनहेरिट। तो यहाँ देखिए पैडिंग भी लग गया और पैडिंग की भी वैल्यू इनहेरिट हो गई। लेकिन मुझे अभी पैडिंग और बॉर्डर लग गया लेकिन कलर नहीं चाहिए भाई। कलर मेरे को जो स्टार्टिंग में था, इनिशियल में था, इनिशियल मतलब जब स्टार्टिंग में, तो जो स्टार्टिंग में कलर था मैं वही देना चाहता हूँ। तो कलर इनिशियल किया तो ये देखिए ब्लैक कलर दिख के आ गया। तो ये था हमारा इनहेरिट और इनिशियल। अभी इसके अंदर मान लो मुझे सब एक ही साथ, ये एक एक करके नहीं, पैराग्राफ में मुझे सब एक साथ ही चाहिए सारे इनहेरिट, सारे जो ये वैल्यूज दिया हमने ये सारे एक साथ मुझे इनहेरिट करने हैं। तो मैं सिंपल लिखूंगा ऑल, ऑल लिख के इनहेरिट, ना कि एक एक लिखते बैठूंगा। ये तो 3 4, ये देखिए यहाँ पे अप्लाई हो गया। ये तो 3 4 है इसलिए आप लिख सकते हैं, लेकिन 10 15 20 रहेंगे तो थोड़ी ना अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो ये था ऑल इनहेरिट। अभी लास्ट था एक अनसेट करके, अनसेट मतलब यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अनसेट मतलब मुझे कुछ भी वैल्यू नहीं चाहिए, जो जैसा है वैसा ही रहने दो भाई, किसी को बदलो मत। तो मैं क्या लिखूंगा, H1 हेडिंग में लिखूंगा सारी वैल्यूज मुझे अनसेट चाहिए, तो वही ऑल करके ऑल अनसेट लिखूंगा। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग 1 सारी अनसेट हो गई। तो इस तरह से आप इनहेरिट, इनिशियल और अनसेट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये था हमारा CSS इनहेरिटेंस के बारे में। तो इनहेरिटेंस यूनिट्स और कलर्स देख लिया हमने भी इस वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे यकीन है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो चलिए फिर, तब तक के लिए अलविदा।